हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन की। एजुकेशन जिसको आप शिक्षा शास्त्र भी कहते हैं, तो इसकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है और यूट्यूब पे लगातार सारी क्लासेस आएंगी। अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, पढ़ रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि आप सभी के जो दोस्त हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो ये जो पढ़ाने का तरीका होगा इसमें हमारा, वो टॉपिक वाइज होगा। जैसे एग्ज़ाम में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सारे यूनिवर्सिटी का मिला करके मैंने टॉपिक बनाया है। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, यानी एक एक टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज पहला टॉपिक पढ़ते हैं और देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है प्राचीन कालीन शिक्षा का अर्थ। प्राचीन काल में शिक्षा का क्या अर्थ होता था या प्राचीन काल में शिक्षा कैसी होती थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय शिक्षा का आरंभ आज से लगभग 4 से 5 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। यानी जो भारतीय शिक्षा है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 4 से 5 हज़ार वर्ष पूर्व। वैदिक कालीन शिक्षा आधुनिक काल की शिक्षा से पूर्णतः भिन्न था। जब हम प्राचीन काल की शिक्षा की बात करते हैं तो याद रखिएगा वैदिक कालीन शिक्षा की ही बात करते हैं, क्योंकि वैदिक कालीन से ही जो है हमारी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत होती है, वैदिक काल से ही। तो प्राचीन काल की जब बात करें तो वैदिक काल से ही आप मानिए। वैदिक काल की शिक्षा एक आदर्श शिक्षा थी। कैसी थी? आदर्श शिक्षा थी, जो कि समाज को आत्मा का बोध कराती थी, जिसका मूल मंत्र धर्म था। उस समय की जो पद्धति थी वह न केवल इहलोक के लिए बल्कि पारलौकिक शक्तियों के विकास के लिए भी थी। इसी के कारण आधुनिक युग में शिक्षा को विद्या, धन, विवेक, बोध एवं विनय आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इसकी पुष्टि संस्कृत की निम्नलिखित सूक्ति के द्वारा की जाती है। अब ये कुछ सूक्तियाँ दी हुई हैं, कुछ लाइनें हैं संस्कृत में। सा विद्या या विमुक्तये, इसका अर्थ है विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे। दूसरा है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, यानी जो विद्या है वो सभी प्रकार के धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। फिर है विद्या विनयम ददात, यानी विद्या विनय प्रदान करती है। अगला है येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृतलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो इसका अर्थ है ऐसे मनुष्य जो कि विद्या, ज्ञान, शील, गुण एवं धर्म से रहित है, वे इस मृत्यु लोक पर भार हैं, क्योंकि वे मानव रूप में पशु के समान जीवन यापन कर रहे हैं। उपरोक्त सूक्तियों से यह ज्ञात होता है कि शिक्षा एक ऐसा प्रवाह है जिसकी सहायता से मानव लौकिक जगत के कार्यों के संपादन के साथ साथ अपनी चरम उन्नति के लिए भी प्रयास करता है। डॉक्टर A.S. आल्टेकर के कथन के अनुसार शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करती है। अब हम लोग देख लेते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श। अल्टेकर के शब्दों में ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श थे। डॉक्टर अल्टेकर के उक्त विचार से आज के सभी शिक्षाविद सहमत हैं। यानी कि उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य बेसिकली यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दिया है कि भाई व्यक्तित्व का विकास करना, चरित्र निर्माण करना, ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना का विकास करना, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना,
सामाजिक कुशलता की उन्नति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार, ये सब भारतीय शिक्षा के उद्देश्य थे। तथापि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के स्वरूप तथा उसकी गंभीरता से स्पष्ट यह एहसास होता है कि तत्कालीन शिक्षा के उक्त उद्देश्यों के साथ साथ एक अति महत्वपूर्ण उद्देश्य तथा आदर्श ज्ञान का विकास था। तत्कालीन शिक्षा के उद्देश्यों को हम निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से समझ सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा डिटेल में कर दिया गया है कि भाई हमारे जो प्राचीन शिक्षा थी हमारी, उसके उद्देश्य क्या थे। तो पहला यहाँ पे बताया गया है स्वास्थ्य का संरक्षण एवं संवर्धन। स्वास्थ्य का संरक्षण तथा संवर्धन, इसको देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। वैदिक कालीन शिक्षा का यहाँ का होगा, वैदिक कालीन शिक्षा का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे पहली आवश्यकता है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन। यही कारण है कि तत्कालीन गुरुकुलों में शिक्षा के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन पर ध्यान दिया जाता था। यानी अगर आप मन से और तन से स्वस्थ हैं तो ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर व्यायाम करना, सादा भोजन करना, वासना से दूर रहना, उचित आचार विचार की ओर उन्मुख रहना, सत्य, अहिंसा, स्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहना इत्यादि की शिक्षा बालकों को स्वास्थ्य के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से दी जाती है। दूसरा है सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध एवं पालन। वैदिक काल में राष्ट्रीयता की भावना का अत्यधिक सम्मान व महत्व था। यही कारण है कि वैदिक कालीन शिक्षा शिष्यों को समाज एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता था, साथ ही उनके पालन के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जाता था। गुरुकुल कालीन शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत होने वाले समावर्तन समारोह में गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, जिसमें वे छात्रों को माता पिता की सेवा करने, समाज की सेवा करने, गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का पालन करने तथा पितृऋण एवं देवऋण से मुक्त होने का आदेश देते थे। यानी कि अपने कर्तव्यों को करने के लिए आदेश देते थे। जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो गुरु क्या कहते थे शिष्य से कि अब जाओ गृहस्थ जीवन जियो और पितृऋण और देवऋण से मुक्ति पाओ और अपने कर्तव्यों का पालन करो। तो ये एक उद्देश्य हो सकता है। फिर जो तीसरा है वो है संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। प्राचीन काल में शिक्षा का एक उद्देश्य अपनी संस्कृति का संरक्षण, विकास एवं हस्तांतरण करना भी था। उस काल में गुरुकुलों की संपूर्ण कार्य पद्धति अर्थात रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज और मूल्य सभी धर्म प्रधान थे। स्त्रियों को भी वेदों की शिक्षा दी जाती थी। लोग गृहस्थ आश्रम के जीवन यापन के उपरांत वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, जहाँ वे जंगलों में भी चिंतन मनन सिद्ध्यासन करते थे। इससे देश की संस्कृति का संरक्षण और विकास होता था। तो ये भी एक उद्देश्य है भाई, अगर हम ज्ञानी होंगे यानी कि हमारे अंदर ज्ञान होगा, विद्या होगी, शिक्षित होंगे हम लोग, तो अपनी संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण कर सकते हैं और उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं, उसका स्थानांतरण कर सकते हैं। चौथा है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। अगर आप ज्ञानी होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो आपका नैतिक और चरित्र का विकास होगा। वैदिक काल में चरित्र निर्माण से तात्पर्य मनुष्य को धर्म सम्मत आचरण में प्रशिक्षित करने से लिया जाता था। उसके आहार विहार तथा आचार विचार को धर्म के आधार पर उचित दिशा देने से लिया जाता था। उस समय बच्चों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास के लिए उन्हें प्रारंभ से ही धर्म एवं नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। फिर है जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा। एक उद्देश्य ये भी होता था कि अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप अपनी जीविका अच्छे से चला सकते हैं, आपके अंदर कला कुशलता आएगी। तो वैदिक कालीन शिक्षा में ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था का प्रबंध भी था, क्योंकि उस काल की शिक्षा का
एक उद्देश्य शिष्यों को स्वावलंबी बनाने का तथा कला कौशलों का ज्ञान विकास करने का भी था। प्रारंभिक वैदिक काल में शिष्यों को उनकी योग्यता अनुसार कला कौशलों की शिक्षा दी जाती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह कर्म एवं योग्यता पर आधारित एवं शिक्षा जन आधारित वर्ण व्यवस्था में बदल गई। देखिए, ऋग वैदिक काल में जो शिक्षा वगैरह थी वो कर्म एवं योग्यता पर आधारित थी, लेकिन आगे जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उसमें जो है ये सिस्टम जो है पूरा चेंज हो गया और जो कर्म एवं योग्यता आधारित था वो अब जन्म आधारित हो गया। तो ये आप इतिहास में पढ़ते हैं कि भाई वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, एक उत्तर वैदिक काल, एक ऋग वैदिक काल। तो सबसे पहले ऋग वैदिक काल आता है, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है। तो उतना आपको पढ़ना नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, कर्म एवं योग्यता आधारित शिक्षा जो थी वो वर्ण व्यवस्था में बदल गई, यानी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में बदल गई, जिसमें ब्राह्मणों को कर्मकांड, अध्यात्म, अध्ययन, अध्यापन, क्षत्रियों को शासन कार्य, युद्ध कौशल एवं वैश्यों को कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य की शिक्षा दी जाने लगी थी। तो ये मैंने आपको बता दी प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी, उसका उद्देश्य क्या था। और भी मैंने इस पे 2 वीडियो बना रखे हैं पहले से ही, हालांकि वो आपके सेकेंड सेमेस्टर के भी सिलेबस में है। वैदिक कालीन शिक्षा जो है आपके सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में है, तो उसको मैंने सेकेंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में रखा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। वहाँ से भी आप वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने विशेषताएं बताई हैं और गुरु और शिष्य में क्या संबंध होता था उसको भी मैंने वहाँ पर बता दिया है। तो अगर वो देखना चाहते हैं तो आप सेकेंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।